आज हम बात करेंगे टेलीस्कोप की। तो कोई बताएगा टेलीस्कोप होता क्या है? सो बेसिकली टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड टू ऑब्जर्व बॉडीज विच आर एट दी डिस्टेंट प्लेसेस। जो बहुत दूर है उनको हम देखने के लिए टेलीस्कोप बनाते हैं। टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरे का नाम होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व बॉडीज इन द स्पेस, या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के लिए बना हुआ है, इसलिए इसका नाम एस्ट्रोनॉमिकल है। उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं, हेवनली बॉडीज भी कहते हैं, या स्पेस में रहने वाली बॉडीज भी कहते हैं। क्लियर? कॉपी उठाओ और पेन से थोड़ा सा लिखो। तो लिखो, टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जर्व डिस्टेंट objects. Telescopes are divided in two types. Number one, astronomical telescope. Number two, terrestrial telescope. Number two, terrestrial telescopes. Full stop. आगे लिखो, astronomical telescopes are further divided in two types. Number one, refracting type of telescopes. Refracting types of telescope. And number two, reflecting type of telescopes. एक है रिफ्रैक्टिंग टाइप और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप में लेंसेज लगे होते हैं और रिफ्लेक्टिंग टाइप में एक मिरर होता है और एक लेंस लगा होता है। तो हम लोग ये सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं। सो वी स्टार्ट विद दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हेडिंग डालते हैं दोबारा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। These are used to observe heavenly bodies. These are used to observe heavenly bodies. कैसे ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप इमेजिन करो कि ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है जहां पे हमने लेंसेज को रखना है। अभी कैसा होता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी मान के चलो हमने यहाँ पे लेंसेज को रखना है और हम बहुत दूर की बॉडी को देख रहे हैं। हम एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझना, हम एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो स्टार यहाँ पे ऐसा छोटा सा, ये रहा स्टार, जिसका लोएस्ट पॉइंट हमने कहां पे ले लिया, रेफरेंस लाइन पे, और अपर मोस्ट पॉइंट कहां पे, यहाँ पे। एंड सपोज करो हम यहां से देखने की ट्राई कर रहे हैं, उसको यहां से देख रहे हैं। अब यहां से देखेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे आंख के ऊपर एक एंगल बनाएगा। और वो कैसे बनाएगा, अगर हम यहां से रे डालें ना, ऐसे ऐसे कुछ, तो इस वाले एंगल को बोलेंगे हम अल्फा। जब हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे तो अल्फा कौन सा एंगल था? इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, अल्फा वाज एंगल subtended on eye by the object when it was placed at distance d. क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते थे ना, तो हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है और कितना दूर रखा है, डी पे, तब हम बनाते थे अल्फा। बट ये कहानी किसकी थी? माइक्रोस्कोप की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टेलीस्कोप की। किनको देख रहे हैं? बहुत दूर वाली बॉडीज को। क्या इनको उठा के हम डी डिस्टेंस तक ला सकते हैं? आंसर आता है सर पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अल्फा का मतलब इन केस ऑफ टेलीस्कोप ये नहीं होता। अल्फा का मतलब होता है ये जहां पे है और जितना एंगल बना रहे हैं हमारी आंख के ऊपर, वही अल्फा है। सो दिस इज अल्फा। और ये इतने ज्यादा दूर हैं कि इनसे आने वाली लाइट रेज एक्चुअली कैसी आएंगी? एक्चुअली पैरेलल आएंगी, बिकॉज दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंसेस। परफेक्ट हो गया। सो पहला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट जहां भी होगा उससे जो लाइट रेज आएंगी हमारी आंख के ऊपर डायरेक्ट जितना एंगल बनाएंगे उसको हम यहाँ पे अल्फा बोलेंगे।
परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि ये टेलीस्कोप होते कैसे। तो एक्चुअली टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, जस्ट अ मिनट, यस। सो टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं। जो सबसे पहले वाला लेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसा हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं आईपीस। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो काफी बड़ा होता है, मतलब ये एक पहला वाला लेंस है, बहुत बड़ा सा है, पर ध्यान से सुनते रहना, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन खराब किया तो खराब हो जाएंगी चीजें। ऐसे कुछ लेंस होता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और ये दूसरा लेंस होता है जो हमारी आंख के पास होता है। अब मैं दो बातें समझाता हूं। हमने एक स्टार को ऑब्जर्व करना है जो यहां से कोई 1 लाइट ईयर दूर है, 1 लाइट ईयर दूर है, और हमने उसको टेलीस्कोप से देखना है। अब 1 लाइट ईयर डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि स्टार में से जो लाइट रेस निकल रही होंगी, उस लाइट रेस का बहुत छोटा सा पार्ट हमारी अर्थ पे आएगा, हमारी अर्थ पे छोटा सा पार्ट आएगा। फिर हम अर्थ के एक छोटे से पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और छोटे से पोजीशन पे भी हमने छोटा सा टेलीस्कोप हाथ में ले रखा है। तो सोचो आप प्रैक्टिकली, इसकी वजह से टेलीस्कोप पे कितनी रेस गिरेंगी, बहुत लिमिटेड गिरेंगी। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेस फॉल हो। अगर हमारे टेलीस्कोप पे कम लाइट रेस फॉल करेंगी तो टेलीस्कोप की इस स्टार की जो इंटेंसिटी हमें दिखाई देगी वो बहुत बहुत पुअर दिखाई देगी, स्टार में ऑब्जर्व नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा रेज हमारे टेलीस्कोप पे गिरनी चाहिए। वो कब गिरेंगी, इसका एपर्चर छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो आंसर आता है सर इसका एपर्चर बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब साइज काफी बड़ा लेना पड़ेगा। सो जो पहले वाला लेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस केस में माइक्रोस्कोप में देखा था, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, आई लेंस या आई पीस। इसका जो एपर्चर होता है वो काफी बड़ा होता है, और इसका एपर्चर काफी छोटा होता है। इसकी फोकल लेंथ भी काफी ज्यादा होती है, इसकी फोकल लेंथ भी कम होती है। तो थोड़ा सा लिखो कॉपी में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज टू लेंसेस, First lens is called objective lens. It has big aperture as well as focal length. And second lens is eye lens. It has small aperture as well as small focal length. बेटा यहाँ पे 4 बातें बोली है मैंने। पहली बात मैंने बोली है इसका एपर्चर और इसकी फोकल लेंथ। दूसरी बात मैंने बोली है इसका एपर्चर और इसकी फोकल लेंथ। मैं आपको चारों बातें समझाऊंगा। इसका एपर्चर बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली ज्यादा से ज्यादा रेज हमारे टेलीस्कोप के ऊपर कैप्चर हो जाएं। वो कैप्चर करने के लिए साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसका एपर्चर छोटा क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमारी आंख कहां पे होगी? इसके पीछे होगी। अगर इसका एपर्चर काफी बड़ा हुआ तो बहुत सारी रेज ऐसी होंगी जो हमारी आंख पे नहीं पहुंचेगी, यहां से बाहर निकल जाएंगी। वी वांट की सारी रेज हमारी आंख पे पहुंचे, उसके लिए इसका एपर्चर कैसा रखना पड़ेगा? छोटा रखना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज, इसकी फोकल लेंथ मैंने स्मॉल क्यों बोली है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। चलो हम करते हैं स्टार्ट। सो हमने देखा अपने टेलीस्कोप में इस वाले लेंस के थ्रू कि ऑब्जेक्ट से रेज आ रही थी बहुत दूर से। बहुत दूर मतलब लार्ज डिस्टेंस, दैट इज इनफाइनाइट। रेज कैसी आएंगी? आपस में पैरेलल, मतलब रेज आर कमिंग लाइक दिस, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। कोई हमसे बोले अल्फा क्या होगा? याद करो प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था अल्फा क्या होगा। अल्फा होगा अगर हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई है तो उसका जो ऐसे वाला एंगल आएगा, इस रेफरेंस लाइन के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा में किसको बोलना चाहिए? अल्फा इसको बोलना चाहिए। एक बार एक बच्चा मेरे से बोला कि लेकिन सर अल्फा तो आंख के ऊपर एंगल होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन बोला सर आई तो पीछे है, अल्फा तो यहां बन रहा है। मैंने बोला बेटा हम ऑब्जेक्ट कौन सा देख रहे हैं? जो बहुत ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा दूर है तो अगर हम इस टेलीस्कोप को हटा भी लेंगे, हमारी आई कहां पे? यहां पे। तो जितना एंगल यहां बनेगा हमारी आंख के ऊपर भी तो डायरेक्ट एंगल सेम बनेगा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल
सबटेंडेड ऑन आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अगर हम ये टेलीस्कोप यूज नहीं करेंगे तब हमारी आंख पे जितना एंगल बनेगा उसी को हम अल्फा बोलते हैं हर बारी, माइक्रोस्कोप में भी और टेलीस्कोप में भी। अल्फा ये वाला एंगल होगा और ये टेलीस्कोप पे भी बन रहा है, और अगर हम टेलीस्कोप हटा देंगे तो हमारी आंख के ऊपर भी सेम एंगल फॉर्म होगा। एक बात हम और जानते हैं, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो कैसे चले जाती है बेटा, वो सीधे चली जाती है, हम ऐसा जानते हैं। तो ये रे जाएगी सीधे बिना बिना डेविएशन के, ऐसे चले जाती है। बाकी की रेस जो आ रही हैं वो ऐसे आ रही है। एक और बात, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, मैं यहां पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेज आपस में पैरेलल आ रही हैं, आपस में पैरेलल आ रही हैं, साथ साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आ रही हैं। मैंने दो बातें बोली, these rays are coming parallel with one another, along with these are also parallel to principal axis. In this case these rays meet at a point called focal point or focus. लेकिन अगर ये रेज ऐसे ना आके कुछ ऐसे आए कि ये हमारा लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपस में तो पैरेलल आ रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही हैं, तो ये फोकल पॉइंट पे नहीं मिलती, फोकल प्लेन में मिलती हैं। फोकल प्लेन का मतलब हुआ these are going to meet at this point। बट एक चीज क्लियर है कि ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होता है, फोकस के बराबर होता है, ये डिस्टेंस भी फोकस के बराबर है। बस फर्क कितना है, ये फोकल पॉइंट है और ये फोकल प्लेन है। अगर हम यहां से लाइन खींचेंगे तो इस पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो ये वाली फोकल पॉइंट पे नहीं मिलने वाली, कहां पे मिलेंगी, फोकल प्लेन में मिलेंगी। एंड दीज आर गोइंग टू मीट एट सम पॉइंट, लेट अस से यहां कहीं, ऐसे हम अज्यूम कर लेते हैं और हम इनको ऐसे दिखाएंगे कि यहां मिल रही हैं। अगर यहां कहीं मिल रही होंगी तो इमेज कहां पे बनेगी, फर्स्ट इमेज विल बी फॉर्मिंग एट दिस पॉइंट। बेटा बहुत ध्यान से देखना, इसको हम नाम देंगे ए डैश बी डैश। परफेक्ट हो गया। और इसको हमने बोला क्या, ऑप्टिकल सेंटर समथिंग C1। वेरी ट्रू। एक और चीज हम जानते हैं, ये वाली रे, ये रे सीधे जा रही थी तो ये एंगल कौन सा आएगा, ये एंगल भी कितना होगा, ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये सीधी रे है। तो अगर ये अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा आएगा। अब हमारे पास फर्स्ट इमेज बन गई यहां पे। मैंने आपको बताई थी एक बात कि इसकी फोकल लेंथ भी छोटी होनी चाहिए। इसकी फोकल लेंथ छोटी होने का कारण, इसकी फोकल लेंथ छोटी होने का ये कारण है कि अगर इसकी फोकल लेंथ काफी ज्यादा होती तो, पहले मैं इसका इमेज दिखाता हूं फिर आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब ये रेज यहां पे आ गई हैं। अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कुछ रेस तो हम लोग ऐसे स्टार्टिंग में शो करते थे कि ये रे सीधे चली जाएगी, आपको याद होगा, एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी। अब लेंस हमने शो कर रखा है छोटा, अगर लेंस को मैं थोड़ा बड़ा बना दूं इमेज बनाने के लिए तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लो लेंस ऐसे है, इमेज ट्रेस करने के लिए मैं बड़ा बना रहा हूं, अदरवाइज अगर हम प्रॉपर बनाते तो हमें ये एक्सटेंड नहीं करना पड़ता। तो ये रे ऐसे आती हैं फिर ऐसे जाती हैं, आपको याद होगा माइक्रोस्कोप में भी हमने ऐसे बनाया था। फिर मैंने आपको समझाया था कि इन रेस से इमेज समझ में नहीं आएगी तो हम एक रेफरेंस रे यहां से डाल देते हैं और क्या समझने की ट्राई करते हैं कि अगर ये सारी की सारी रेस यहां पे मीट करेंगी तो ये पॉइंट एक इमेज के जैसा काम करेगा। इस वाले लेंस के लिए ये इमेज होगा, बट इसके लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें से रे हर डायरेक्शन में जाएंगी, बिकॉज व्हेन दीज रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट हमें लगेगा जैसे ग्लो कर रहा है, तो इससे रे हर डायरेक्शन में इमर्ज आउट होंगी, ऐसे कुछ होगा। और फिर हम कैसे दिखाएंगे, फिर हम ऐसे शो कर रहे होंगे, एक रे ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, एंड इमेज विल फॉर्म समवेयर। इसको भी हम उसी हिसाब से कर देते हैं, कुछ ऐसे, और इसको भी हम ऐसे शो कर देते हैं और इमेज बनेगी यहां पे। और इसको हम दिखा सकते हैं कुछ ऐसे, इसको हम नाम देते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आ रही हैं, आपस में पैरेलल में, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। फर्स्ट इमेज यहां बनेगी, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसमें से दोबारा से रेज इमर्ज होंगी और ये ऐसे कुछ रेज आएंगी। एक बात आपने अभी देखी होगी, अगर ये आर्टिकल एग्जाम में आता है और अगर आप पहली बार में इसको पेन से बनाते हैं तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। तो कैसे करना है, आपने इसको पेंसिल से बनाना है सो दैट आप एडजस्ट कर पाओ, आपको डायग्राम को कट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर नहीं बनेगा। सो दिस इज द फाइनल इमेज जो इसके सामने फॉर्म हो रही है। एक चीज क्लियर है, लार्ज डिस्टेंस से जब रेज आ रही हैं तो ये डिस्टेंस हमेशा फोकस के बराबर होगी। इस वाले लेंस को बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसको बोलेंगे FO।
और एक और चीज, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे यू, साथ में लगा देंगे ई। ई क्यों लगाया, क्योंकि ये आई लेंस है। बच्चों अनम्यूट करके बताओ, कोई डाउट है अभी तक? नो सर। नो सर। एनी ऑफ यू, एनी डाउट? नहीं? नो सर। हम लोग ने पढ़ना होता है इन इंस्ट्रूमेंट्स में मैग्नीफाइंग पावर, और मैग्नीफाइंग पावर हमेशा रेशियो होता है दो एंगल का। एक वो एंगल जो डायरेक्ट बनता है, एक वो एंगल जो हमारी आंख पे इंस्ट्रूमेंट से पास होने के बाद बनता है। मतलब अगर हमारी आई यहाँ पे हो ऐसे हम पढ़ते थे ना पहले, अगर यहाँ पे आई हो या फिर हम यहाँ पे भी आई हो, है ना, कहीं पे भी हो, तो उस केस में आंख के ऊपर जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते थे बीटा एंगल। और यहाँ पे बीटा कौन सा एंगल होगा बेटा? बीटा होगा ये वाला एंगल। परफेक्ट। सो कोई आपसे बोलता है कि टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर बताओ, तो हम अलग अलग चीजें स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैग्नीफाइंग पावर। हाँ, तो मैं कह रहा था मैग्नीफाइंग पावर वो क्या होगी बेटा? ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों का रेशियो आएगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर। लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन तो हमें क्लियर है। आप कॉपी पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड ऑन आई विद इंस्ट्रूमेंट एंड विदाउट इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स बीटा अपॉन अल्फा। ऐसा करते हैं हम, ट्रायंगल चूज करते हैं यार। अच्छा एक चीज हमें क्लियर है, टेलीस्कोप किन के लिए देखते हैं? बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देखने के लिए देखते हैं, बट एक्चुअली क्या वो हमारी आंख पे बड़ी दिख रही हैं? आंसर आता नहीं दिख रही हैं। तो क्या हमारी आंख पे बहुत बड़ा एंगल बन रहा है? अगर हमारी आंख पे ऑलरेडी बहुत बड़ा एंगल बन रहा होता तो इन भाई साहब की जरूरत तो हमें होती नहीं। इसका मतलब अल्फा बहुत बड़ा नहीं है। बीटा, नो डाउट बीटा अल्फा से बड़ा है, बट फिर भी वो इतना बड़ा नहीं है कि हम इसको बहुत बड़ा बोल सकें। सो वी कैन से दैट अल्फा एंड बीटा आर नॉट वेरी बिग। अगर वेरी बिग नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 10 बीटा एंड 10 अल्फा इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखो, हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। यू कैन इवन, जब एग्जाम आएगा तो वहां पे लिख सकते हैं, इसको हम C2 बोल देते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल, इसको हटा देते हैं, हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल A डैश B डैश C1 और ट्रायंगल A डैश B डैश C2। चेक दिस, मैंने क्या लिखा बेटा? देखो यहां लिखा मैंने A डैश B डैश C1 और A डैश B डैश C2। हम इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो 10 बीटा आएगा दिस अपॉन दिस, और 10 अल्फा क्या आएगा? दिस अपॉन दिस। सो वी कैन राइट दिस वैल्यूज एज m इक्वल टू 10 बीटा, दैट इज A डैश B डैश अपॉन A डैश C2। चेक करो, 10 बीटा आएगा दिस अपॉन दिस, ऐसे आ जाएगा 10 अल्फा, and the 10 alpha is A dash B dash upon A dash C1 is equal to A dash C1 upon A dash C2 is equal to, what is A dash C1? चेक करो बेटा, ये क्या चीज है? What is this? FO। and what is this? This is called UE। लेकिन साइन रखना पड़ेगा ना। अगर तुम साइन रखोगे तो हमें अच्छे से मालूम है कि ये पॉजिटिव साइड है और अच्छे से मालूम है कि ये नेगेटिव साइड है। उल्टे साइड बन रहा है ना, तो इसको बोलेंगे माइनस, इसको बोलेंगे प्लस। तो ये आएगा क्या? प्लस FO अपॉन माइनस UE। आपको एक मंत्र दूं बढ़िया वाला, थोड़ा स्मार्ट बनना है। अगर हमने एग्जामिनेशन में आर्टिकल को डिराइव करा और गलती से साइन प्रॉपर नहीं आया, तो आपने चेक करना है कि गड़बड़ कहां पे हुआ है। मतलब आप देखो ना, ऑब्जेक्ट ऊपर साइड था, दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड फाइनल इमेज कैसे बन रही है? सीधे नहीं बन रही, बट कैसे बन रही है? उल्टी बन रही है। इसका मतलब ऐसे वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव नहीं आएगा, बट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। सो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। अगर गलती से नेगेटिव नहीं आता तो उसको रीचेक कर सकते हो कि कहां पे गलती हुई है। सो वी हैव दिस m इक्वल टू, कोई तुमसे बोले लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताओ, ऐसे वाले केस में कैसा होगा? तुम बोलोगे सर टेलीस्कोप 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 यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया। अगर यहां खत्म हो गया तो फिर लेंथ को हम कैसे समझेंगे? लेंथ को हम लोग क्या समझेंगे? लेंथ होगी बेसिकली ये वाली, दैट इज FO प्लस UE। तो ऐसे वाले केस में जो लेंथ आएगा वो आएगा L इक्वल टू मॉड ऑफ FO प्लस मॉड ऑफ UE। ये जो हम लोगों ने निकाला ये जनरल केस था। जनरल केस का मतलब हमें नहीं पता कि फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, हमें नहीं पता ये, बट एक्चुअली हमारी आंख के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी आंख के लिए
ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कहां पे बन रही है। तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं। तो हमारे पास पहला वाला फर्स्ट केस आ सकता है, सो वी कैन हैव फर्स्ट केस, केस 1, और केस 1 हो सकता है कि फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस डी। मे भी कोई हमसे बोले कि फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, तो तुम बोलोगे सर अगर हमने इस पर्टिकुलर बॉडी को अपनी आंख से बड़ा से बड़ा देखना है, बिगेस्ट वन पॉसिबल, हमने अपनी आंख से इसको ऐसे देखना है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा कितना पॉसिबल है। उसके लिए फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए बेटा? फाइनल इमेज बननी चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डी होना चाहिए। अंडरस्टैंड करो मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अगर हम चाहते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा देखना है तो फाइनल इमेज होनी चाहिए डी डिस्टेंस पे। तो यहां पे मैंने केस लिखा, केस 1 फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर आई लेंस। अब हम बात करते हैं आई लेंस की। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? माइनस यूई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम लोग पहले से साइन रख के चल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है अच्छे से कि इस वाले लेंस के सामने ऑब्जेक्ट यहां होगा, तो ये क्या आएगा? माइनस यूई। और इमेज डिस्टेंस कितना आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यूई आ गया, और इमेज डिस्टेंस आएगा माइनस डी, क्योंकि हमें मालूम है फाइनल इमेज कहां पे बन रही है? डी पे बन रही है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, वो माइनस डी बोलेंगे। और लेंस इज कन्वेक्स, और कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मतलब 1/fe। रीजन, लेंस कौन सा वाला है? आई लेंस। और v का मतलब क्या है? d। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइनस डी, ऊपर लिखा हुआ बेटा। और u का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस यूई। ध्यान रखना, हम लोगों ने इस फॉर्मूले में ऑलरेडी साइन रख दिया। अब जो फॉर्मूला डिराइव होके आने वाला है उसमें आपको दोबारा कभी भी साइन नहीं रखना पड़ेगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू उठाओगे, पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यहां से वी कैन हैव दिस 1/ue इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। आई होप यहां तक क्लियर है। तो जो मैग्नीफाइंग पावर आ रही थी वो क्या आ रही थी? d/ue। लेकिन सॉरी, इसी को पुट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे पास आ गया 1/ue का वैल्यू इज दिस, एंड मैग्नीफाइंग पावर वाज माइनस FO/UE। अब हम इसमें 1/UE की वैल्यू डालते हैं, इसको हम लिखेंगे माइनस FO, और अपॉन UE का मतलब हुआ 1/UE, और इसको हम यहां लिख देते हैं, और वो कितना आएगा? 1/f, एंड f का मतलब था FE प्लस 1/d। वी कैन टेक दिस FE को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस FO/FE 1 प्लस FE/d। ध्यान देना, ये फॉर्मूला किसका है? ये मैग्नीफाइंग पावर है। किसकी मैग्नीफाइंग पावर है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस पर्टिकुलर केस में है? जब फाइनल इमेज कहां पे बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। हम किसी भी केस में अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे केस में लेंथ बताना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेंथ कैसे निकालेंगे? यहीं पे लिखता हूं मैं इस जगह, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। बताओ बेटा, लेंथ कितनी आएगी? एक्चुअली लेंथ का फॉर्मूला तो ये था ना, बस हम लोगों ने क्या करा? यूई की वैल्यू डाल दी। यूई कहां से डालेंगे? देखो, ये देखो 1/ue, एलसीएम लेते हैं। 1/ue आएगा FE प्लस डी अपॉन FED, उल्टा करेंगे तो FED अपॉन FE प्लस डी। सो ये हम लोगों ने प्लेस कर दिया। पर ध्यान दो, ये कब आएगा लेंथ का फॉर्मूला? जब फाइनल इमेज कहां पे बन रही हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो। परफेक्ट हो गया। नाउ वी हैव केस 2। सो वी हैव नाउ केस 2। अगर हमें रिलैक्स होके देखना है, रिलैक्स्ड आई का क्या मतलब होता है बेटा? बताओगे आप लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्स्ड आई? रिलैक्स्ड आई से हम कब देखते हैं? जब हमारी आंख एक्चुअली किसके लिए बनी है? हमारी आंख बनी हुई है, याद है वो आई बॉल का मैंने डायग्राम दिखाया था आपको? कैसे दिखाया था? मैंने कहा था ये हमारी आंख बनी है, किसके लिए बनी है? इसके लिए बनी है। इनफाइनाइट से रेज आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। परफेक्ट हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो डायग्राम बनाएंगे ना हम लोग, वो ऐसे होगा। देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, यहां पे हम लोगों ने आईपीस बनाया था,
रेज कुछ ऐसी आ रही हैं, ऐसे कुछ आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, एंड दे विल बी मीटिंग लाइक दिस। और बेटा यहाँ पे होगा दूसरा लेंस, ध्यान से सुनना। अभी ये रेज ऐसे चली जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, एक रे हम ऐसे गिराएंगे, और ये कैसे हो जानी चाहिए, ये दिस शुड बी लाइक दिस, लाइक दिस। मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी फाइनली, ऐसे कुछ, ये पैरेलल जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना आंख से, तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा जैसे कहाँ से बन रही है इमेज, इनफाइनाइट पे बन रही है। इसको बोलते हैं रिलैक्स आई। क्लियर हुआ? सो ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इस पे जब रेस फॉल होती हैं, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये इमेज ऑब्जेक्ट के लिए, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा, और जब रे यहाँ से पास करेंगी तो वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। कहाँ से आती फील होंगी, इन्फिनिटी से। और अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग यूई बोल रहे थे, बेटा यूई कितने के बराबर होगा इस टाइम पे, इस लेंस से इमेज बन रही है यहाँ, और ये जो ये बन रहा है, ये इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और रिफ्रैक्शन के बाद रेस कैसी हो गई है, पैरेलल। मतलब कहां से आती फील होंगी, इनफाइनाइट से। वो तभी होगी जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, फोकस पे। इसका मतलब यूई कितने के बराबर आएगा, एफ ई के बराबर। तो ऐसे वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आएगा माइनस एफ ओ अपॉन यूई की जगह क्या लिखेंगे हम, एफ ई। और ऐसे केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना आएगा, एफ ओ प्लस एफ ई। रीजन, टेलीस्कोप यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा, इसको बोलेंगे हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और एक किसके बराबर होगा, वो होगा इतने के बराबर। व्हाट इज दिस, दिस इज एफ ओ, एंड व्हाट अबाउट दिस, इट इज एफ ई। किसी को डाउट है? यस। तो एग्जाम्पल है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट of astronomical telescope, comma, length is 100 centimeter or magnifying power is 10. Find FO and FE. क्वेश्चन सुनो बेटा, क्या लिखा है। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर 10, फाइंड FO एंड FE। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आई पीस की या आई लेंस की फोकल लेंथ आपने बतानी कि कितने की इक्वल होगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट है, लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा, FO प्लस FE, और वो कितना आ रहा है 100। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या आता है, FO अपॉन FE, और वो कितने के बराबर है 10। तो बेटा FO कितना आएगा 10 FE, यस नो। यहां से ऊपर वाले इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 1 इक्वेशन की बात करें, FO की वैल्यू डालेंगे हम 10 FE प्लस FE इज इक्वल टू 100। FE आएगा 100 डिवाइडेड बाय 11। और अगर हम FO निकालेंगे तो कितना आएगा, FO इक्वल टू था 10 FE, दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 11। अभी आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। बेटा समझना, जैसे अभी हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप जो अभी तक पढ़ा वो रिफ्रैक्शन था ना, क्योंकि उसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, और उसमें हमने बहुत सारे केसेस देखे। एक जनरल केस देखा, फिर एक लीस्ट डिस्टेंस पे फाइनल इमेज बन रही है, फिर हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए भी केस देखा। रिफ्लेक्टिंग टाइप में भी बहुत सारे केसेस में भी हो सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत सारे केसेस का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। हमारे केस में दिया है केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिफ्लेक्टिंग टाइप में हमारे सिलेबस में केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट का डिस्कशन दिया है, बाकी डिस्कशन नहीं है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए और उनके नाम अलग अलग हैं। एक तो कैसेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप है, मैं स्पेलिंग लिखता हूं तो आपको सही रहेगा, ए पॉइंट लिख देता हूं मैं।
कैसे ग्रेडियंट टाइप में क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक कहानी सुनाता हूं आपको। हम लोगों ने ट्राई करी कि हम टेलीस्कोप अच्छा से अच्छा बना पाए। सो हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा बनाया, फिर हमने और बड़ा बनाया, फिर हम लोगों ने चाहा कि हम लोग अब 1 लाइट ईयर तक तो देख पा रहे हैं, एक काम करते हैं हम ऐसा टेलीस्कोप बनाते हैं जो 10 लाइट ईयर तक भी देखे। तो 10 लाइट ईयर पे जो स्टार होगा उसकी वजह से लाइट रेज हमारे प्लेनेट तक बहुत कम आ रही होंगी। अब प्लेनेट तक बहुत कम आ रही तो हमारे टेलीस्कोप पे बहुत कम गिरेगी, तो उसका ब्राइटनेस नहीं दिखाई देगा, मतलब वो वहां पे होगा लेकिन हमारी आंखों में दिखाई नहीं देगा। सो हमने ट्राई करा कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा कर दें। लेंस को जैसे हमने बड़ा करा उसके कर्वेचर में हल्का सा फर्क आ गया, डिफेक्ट आ गया, हैंडलिंग मुश्किल हो गई, बहुत डिफिकल्ट हो गया। इसीलिए हम लोग ने क्या करा कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर लगा दिया। ध्यान से सुनना, इसका काम क्या है? इसका कोई काम नहीं है, इसका काम केवल फोकस करना है, सही काम इसका है। इसका काम केवल फोकस करना है। देखो दूर दूर से रेज को इकट्ठा करेगा, सो मेनी रेज आर कमिंग कमिंग कमिंग, सबको गिरा के कहां पे मिला देगा, यहां। सेम काम तो हम मिरर से भी कर सकते हैं। अगर हम लेंस हटा दें, वो ऑब्जेक्टिव की जगह हमने हटा दिया लेंस, यार वो हमारे काम का नहीं है, हमने क्या करा, मिरर यूज करा, बड़ा सा मिरर। आपको पता मिरर को हैंडल करना आसान है। मिरर कुछ भी नहीं होता, कांच का टुकड़ा होता है। जो दुनिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप है उसमें एक मिरर नहीं होता, ऐसे ऐसे हंड्रेड्स ऑफ, हंड्रेड क्या थाउजेंड्स ऑफ टुकड़े हैं, मतलब इट्स अ बिग मिरर। अगर आप उसको यूट्यूब पे या कहीं पे भी देखोगे ना, बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव मिरर कितना बड़ा है, तो यू विल फाइंड कि इसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, और क्रेन के ऊपर इनको बड़ी सी मशीन के ऊपर लोड करके हम इनको टुकड़ों को जोड़ देते हैं। मतलब जब आप देखोगे, जब इनको बनाया गया, मैन्युफैक्चर हुए, तो देयर वाज 1 पीस, ये एक पीस था, ये एक दूसरा पीस था, ऐसे करके अलग अलग पीसेस थे। हमने क्या करा, इनको इकट्ठा करके जोड़ दिया और माउंट कर दिया एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और ये बहुत बड़ा सा मिरर बन गया। सो इट इज बिगेस्ट इन साइज। जो काम वो लेंस कर रहा था, इसने भी सेम काम करना है। मतलब रेज ऐसे फॉल हो रही है, ये क्या करेगा, रेज ऐसे आ रही हैं, ये एक जगह उनको मिलाने की कोशिश करेगा, ऐसे कुछ ऐसे मिलाने की कोशिश करेगा। ये सेम काम करेगा जो लेंस काम कर रहा था। फिर हमने इन सारी रेज को उठाना है और कहां ले जाना है, उस वाले लेंस के पास ले जाना है जो हमारे आई पीस के पास होता है या आई पीस होता है। सो बेसिकली आंख ने जो देखना था, हमारी आई कहां पे होती है, हमारी आई होती है यहां। हमारी आंख के ठीक आगे लेंस का होना रिक्वायर्ड है। अगर यहां गलती से मिरर लगा दोगे तो काम नहीं बनेगा, लेकिन हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह हम मिरर यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होगी, जब तुम मिरर यूज करोगे ना, तो इमेज इस तरफ नहीं बनेगी, बट कहां बनेगी, इस तरफ बनेगी, इस तरफ। अब इन सारी रेस को उठा के हमने किसी टेक्निक के थ्रू इस वाले लेंस पे गिराना है। अगर इस वाले लेंस पे गिरा देंगे तो हमारी आंख तक वो रेस पहुंच जाएंगी। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो शायद। सो व्हाट वी डू दैट, हमने अब इतनी सारी रेस को लेके आए थे, हमारे पास जो ये रेस आ रही थी ना, हमने यहां पे यूज करा बड़ा सा मिरर, और यहां से आ रही थी बहुत सारी रेस, सो मेनी रेज आर कमिंग लाइक दिस। इन जनरल मार्जिनल रेज हम यूज करते हैं, मार्जिनल, ऐसे ये आ रही हैं, फिर ये रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होके कहीं जाएंगी, जहां जाएंगी वहां पे हम एक और मिरर रख देते हैं, कन्वेक्स टाइप, समझना, ऐसे मिरर रख देते हैं। ये क्यों रखा, अल्टीमेटली इन रेस को उठा के हमने कहां पे डालना है, आईपीस के ऊपर डालना है। कैसे डालेंगे देखते जाओ। तो ये ऐसे आएगा, रेज ऐसे आ रही है, मतलब क्या है, अगर ये मिरर ना होता तो ये रेस कहां मीट कर रही होती, कहीं यहां पे, ध्यान से देखो, यहां मीट कर रही होती बेटा। अगर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे ना तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। इसका मतलब फॉर दिस मिरर रेज आर कन्वर्जिंग, एंड जो इसके लिए जो इमेज बनेगी वो कहीं यहां बनेगी, और फिर ये इस वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा। और हमने क्या कर रखा होता है, इस मिरर के बीच में कट बना रखा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चैनल लगा देते हैं अलग से, ऐसे कुछ, और हम आईपीस लगाते हैं इसके पीछे, यहाँ पे आईपीस लगा होता है। और ये मिरर, मिरर ओपन में होता है जहां पे भी हम माउंट करते हैं। जैसे मान लो हमने अर्थ के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जहां पे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो सकता है, जहां पे हमने ऑब्जर्वेटरी बना रखा है, वहां पे बिल्डिंग के रूफ टॉप पे इसको लगा रखा है, और हमारी ऑब्जर्वेटरी नीचे रूम में होती है। सो दिस इज रूम, ये रूम अंदर है और ये मिरर बाहर लगा हुआ है। तो क्या करेगा, रेज ऊपर से आएंगी ऐसे, इसके ऊपर गिरेंगी, और फिर ये रेज को अंदर सेंड करेगा यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी, जहां पे यहाँ पे अंदर कंप्यूटर लगे, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो अंदर रूम के अंदर ये रेज जाने वाली है कुछ ऐसे।
these are going to fall like this, कुछ ऐसे, like this। और उसके बाद क्या होगा, रेज आगे जाएंगी, यहाँ पे हमारी आई है जहां पे हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लाइक दिस। आई होप आपको समझ आ गया। और अगर हम बात कर रहे हो नॉर्मल एडजस्टमेंट की, नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो हमें क्या चाहिए नॉर्मल एडजस्टमेंट में, हमें चाहिए FO और हमें चाहिए FE। आपको याद होगा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीफाइंग पावर वाज FO एंड FE विद माइनस। अब माइनस के साथ भी गड़बड़ है, अगर तो यहाँ पे इमेज सीधी बन गई, इरेक्ट इमेज बन जाती है, अगर इरेक्ट इमेज बन जाती है तो प्लस आएगा, और अगर इन्वर्टेड बनेगी तो माइनस आएगा। परफेक्ट हो गया। तो ऐसे वाले केस में FO किसका होगा, हमारे पास लेंस नहीं है, FO होगा इसका। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R के बराबर होगा तो FO हम लोग क्या लिखेंगे, R/2 डिवाइडेड बाय FE। और FE किसका यूज करेंगे, इसका, मतलब ये आई पीस है, ये आई लेंस है, इसका होगा FE, और ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, FO होगा। कि इस वाले टेलीस्कोप में ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे, कोई क्या पूछेगा ये क्या चीज है, तुम बोलोगे ऑब्जेक्टिव मिरर है। इसका काम क्या है, इसका काम है इमेज को एडजस्ट करना। आई पीस कहाँ पे है, यहाँ पे है। पैरेक्शियल रेज को हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मिडवे आ जाता है, बीच में आता है, बीच में आ जाने की वजह से हम लोग पैरेक्शियल रेज को यूज नहीं कर रहे हैं। कौन सी रेज यूज कर रहे हैं हम लोग, मार्जिनल यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मिड में रखा हुआ है, पैरेक्शियल आएंगी तो यहाँ पे टकरा जाएंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। कोई तुमसे एक बात पूछ सकता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट क्यों यूज करते हैं, तो तुम बोलोगे जो ऑब्जर्वेटरी में लोग बैठे होते हैं उनकी आंखों में दर्द हो जाएगा अगर हम लीस्ट डिस्टेंस पे फॉर्म करेंगे। इन जनरल हम लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज तब फॉर्म करते हैं जब हम किसी स्टार को सर्च कर रहे थे, किसी सेलेस्टियल बॉडी को सर्च कर रहे थे, और हमें मंथ्स एंड ईयर्स लग जाते हैं उसको सर्च करते करते, तो हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में उसको देख रहे होते हैं। एक बार वो सर्च हो गया, उसको हमने ज्यादा ब्राइट देखना है, तब हम उसको लीस्ट डिस्टेंस पे फोकस करते हैं, नहीं तो फोकस नहीं करते। बच्चों आपको बात समझ में आ गई? यस सर। तो Yes, ये sir. कौन सा, यस सर। मैंने क्या बोला, ये कैसेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप है। एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी होता है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में हम लोगों ने क्या करना है, बी पार्ट। एग्जाम में कोई आपसे अगर पूछ सकता है कि न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप बताओ, तो वी हैव दिस न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सेम चीज रखते हैं जो अभी हमने रिफ्लेक्टिंग मिरर नहीं रखा था, ये वाला, ये ऐसे ही रखते हैं। रेज को हम वैसे फॉल कराते हैं जैसे पहले फॉल कराया था, रेज ऐसे आती है, एंड रेज आर गोइंग और कन्वर्जिंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिरर रख देते हैं ऐसा टिल्टेड। ये क्या करता है, इस पे जब रेज फॉल होती है ना यहाँ पे, तो ये रेज को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, ऐसे कुछ ऐसे जाती हैं रे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो लगा देते हैं आई लेंस, और इसके पीछे हमारी आई होती है, बिल्कुल वैसे जैसे आपको पहले समझाया था, और हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मिरर होता है और ये आई लेंस होता है। और ऐसे वाले केस में भी हम मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिखते हैं, FO/FE के बराबर। बस फर्क क्या है, प्रीवियस टाइप में हम लोग ने क्या करा था, प्रीवियस टाइप में हम लोग ने मिरर लगाने की जगह, सॉरी प्लेन मिरर लगाने की जगह कन्वेक्स मिरर लगाया था। इस वाले केस में हमने क्या करा, प्लेन मिरर लगाया हुआ है, और रेस को टिल्ट करके हम यहाँ पे कन्वर्ज करने की ट्राई करते हैं। तो ऐसे वाले केस में ज्यादा रेस को हम मिरर के ऊपर फॉल करा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं लेता है, थोड़ी सी जगह लेता है और रेस को इधर को डिफ्लेक्ट कर देता है। बच्चों आपको समझ आया? आपने टेरिटरी का नाम सुना होगा ना, टेरिटरी वर्ड अपनी अर्थ के ऊपर बाउंड्रीज के लिए यूज होता है। तो टेरिटरी वर्ड अर्थ या हमारे प्लेनेट से आया। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मतलब हुआ हमने उन चीजों को देखना है जो हमारे अर्थ के ऊपर लाई करती है। मतलब हम लुधियाना में बैठ के यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग है, उसकी विंडो को देखना चाहते हैं अपनी छत पे बैठ के, सो विल ट्राई टू फोकस टेलीस्कोप जो उस वाली बिल्डिंग को देखे। बस छोटा सा फर्क है, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में ज्यादा फर्क नहीं है, सारी चीजें सेम है। बस फर्क इतना है,
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप चीजों को उल्टा दिखाते हैं और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप चीजों को सीधा दिखाता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हम अर्थ पे रखी हुई चीजों को देखते हैं। अर्थ पे रखी हुई चीजें अगर हमें उल्टी दिखाई देंगी तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। सो वी ट्राई टू ऑब्जर्व इरेक्ट, सीधा। इसलिए इस वाले टेलीस्कोप में 3 लेंसेज होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस सेम होता है, आईपीस सेम होता है, बीच में लेंस होता है जो चीजों को सीधा करता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता है। In this telescope, final image is erect. In this telescope, final image is erect. It has 3 lenses. It has 3 lenses. First lens is called objective lens. Second lens is called erecting lens or auxiliary. Second lens is called erecting lens or auxiliary lens. थोड़ा सा समझ लें, बाद में लिख लेते हैं हम लोग। देखो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें पैरेलल रे फॉल कर रही होंगी, ये कन्वर्ज करके यहां पे इमेज बनाएगा। ये बना दिया इमेज, ये फर्स्ट इमेज है, ऐसे बन गया। अब हम चाहते हैं ये इरेक्ट हो जाए, सीधा हो जाए, तो हम एक और लेंस रखते हैं यहां पे सामने, और ये कौन सा लेंस है? ऑक्सिलरी। इसको हम ऑक्सिलरी लेंस बोलते हैं। ये क्या करेगा? इसके ऊपर रेस फॉल होंगी ऐसा, जैसे पहले फॉल हो रही थी वैसे ही, ऐसे कुछ एक रे हम यहां गिरा देते हैं, ऐसा कुछ। और ये क्या करता है? ये ऑक्सिलरी मतलब ये सीधा कर देता है, इसको सीधा कर देगा बिना कुछ बदले हुए। अगर इसकी फोकल लेंथ f होगी तो ये वाला डिस्टेंस 2f होता है। समझो, अगर इसकी फोकल लेंथ f हो और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2f हो, तो हमें मालूम है ना 2f के केस में ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है इमेज उतनी बड़ी बनती है, बस वो इन्वर्टेड हो जाती है। तो ये क्या होगा? ये रे यहां से फॉल करेगी यहां, और ये जो रेज हम लोग ऐसे दिखा रहे थे ना, और भी रेज हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। दे विल बी मीटिंग लाइक दिस। वो कहां पे मीट करेंगी? वो इस वाले पॉइंट पे मीट करेंगी, और वो इक्वल डिस्टेंस पे मीट करेंगी, हमें मालूम है अच्छे से। और ये बन जाएगा यहाँ, मतलब अगर ये a डैश b डैश था तो ये भी a डैश b डैश बनेगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 2f होगा। और ये एक्स्ट्रा लेंस है जिसने कुछ नहीं करा, जिसने इन्वर्टेड इमेज को कैसा बना दिया? इन्वर्टेड इमेज को इसने सीधा बना दिया। उसके बाद हम आईपीस लगाते हैं, यहाँ पे होता है आईपीस। इसको हटाता हूं मैं, यहाँ पे हम लगाते हैं आईपीस, जैसा हम लोग पहले यूज कर रहे थे। ये आईपीस है। अब इसके ऊपर रेस फॉल हो रही है, आई मीन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इजी समझ आएगा, लाइक दिस। इसके ऊपर रेस फॉल हो रही है कुछ ऐसे। एक रे को हम यहां भी दिखा देते हैं ऐसे, एंड उसके बाद रेज इधर को ऐसे ऐसे डाइवर्ट होंगी, और इमेज कहां बनेगी? इमेज विल बी फॉर्मिंग कुछ यहां पे ऐसे, और रे दिखा देते हैं ऐसे, इट विल बी लाइक दिस, और हमें यहां दिखाई देगी फाइनल इमेज ऐसे। इसको हम बोलेंगे a डबल डैश b डबल डैश। दोबारा समझो, ये सेम लेंस है पहले जैसा, ये भी सेम लेंस है पहले जैसा, हमने एक एक्स्ट्रा थर्ड लेंस रख दिया। यहां से रे आ रही है कितने एंगल पे? अल्फा पे, तो फिर ये एंगल भी अल्फा बनेगा। अगर ये एंगल अल्फा बनेगा तो उसके बाद से यहाँ पे इमेज बनेगी। एक चीज हमें अच्छे से मालूम है, जैसा ये होगा वैसा एग्जैक्टली ये होगा, कुछ फर्क नहीं है ना, क्योंकि ये 2f है तो फिर ये वाला भी 2f है, तो जितना साइज इसका उतना साइज इसका, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये। और ये क्या चीज होगा? दिस इज UE, and what is this? This is FO, objective lens, FO, 2f, 2f, UE, और ये फाइनली क्या बनेगा? ये जो इमेज बन रही है, ये चीज यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? VE के बराबर आएगा। डायग्राम में फर्क आया और बाकी कोई फर्क नहीं आया, सारा कुछ सेम है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस माइनस की जगह प्लस होगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। ऐसे वाले केस में अगर कोई तुमसे पूछे मैग्नीफाइंग पावर, मैंने आपसे क्या बोला? ये सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस हमने क्या करना है,
इस वाले फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले समझ लेने सो दैट अगर एग्जाम में आते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम बता पाए। इस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा प्लस, मैं जानबूझ के प्लस लगा रहा हूँ, FO अपॉन UE। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये जनरल फॉर्मूला है, अभी हमने पढ़ा था, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हम स्पेसिफिक केसेस पढ़ें तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा जैसे पहले आ रहे थे, बस माइनस की जगह प्लस आता जाएगा। बस एक चीज में फर्क है, इसकी हैंडलिंग डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ इज रिलेटिवली बिग। इसकी लेंथ होगी FO। अगर कोई हमसे पूछे कि लेंथ बताओ तो आप लोग क्या बोलोगे? लेंथ होगी FO प्लस 4 टाइम्स F प्लस UE। कैन यू चेक दिस? लेंथ इज FO प्लस 2F प्लस 2F प्लस UE। लेंथ मतलब ये ज्यादा हो गया, बाकी ये फॉर्मूला सेम है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चों किसी को डाउट है किसी तरह का? नो सर। नो सर। कुछ पूछना है? नो सर। नहीं, इट वॉज ऑल अबाउट द टेलीस्कोप्स, दिस इज ओवर। कल से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और वो मैक्सिमम केमिस्ट्री है, हम लोग पढ़ते जाएंगे, तुम्हें समझ में आता जाएगा। ओके। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। सर हाँ, लाइव बच्चों लगा बोलो। होगा कि लेक्चर्स हो गए? हाँ बेटा, सर लाइव लगा होगा कि रिकॉर्डिंग हो गए? कल की रिकॉर्डेड होगी, परसों लाइव दूंगा। ठीक है सर। सर ठीक है? ओके सर। हाँ, the compound microscope सर तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला समझ नहीं आया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूला समझ नहीं आया सर। तुमने बुक से तो नहीं पढ़ लिया? नहीं सर। हाँ, बेटा कुछ बोलना पड़ेगा ना, मेरे को समझ में नहीं आया। तो समझ नहीं आया सर फॉर्मूला अच्छी तरह। अच्छा, अच्छी तरह समझ में नहीं आया, उसमें क्या समझ में नहीं आया होगा वैसे? और जब हम उसको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एल पाते हैं, जब डी पाते हैं, तो कैसे समझ नहीं आया उसमें। कोई बात नहीं, ये लो, यही था ना? यस सर। बताओ क्या नहीं समझ आया? मतलब जो केसेस थे ना, स्पेशल केस, वो समझ नहीं आया सर। अच्छा, यहां तक तो क्लियर है ना, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? यस सर। ये क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम लोग, ये वाले दिखाओ, ये सिमिलर होंगे ना, ये और ये, क्योंकि एंगल सेम होगा, जितना ये है उतना सेम ये वाला होगा, यस तो ये आएगा ऐसा। ये क्लियर था? यस सर। ये सही है? यस सर। ये जनरल फॉर्मूला समझ आ गया था यहां तक? यस सर। अब इसके बाद नहीं आया था समझ में? नो सर। एक बात बताओ, ये तो समझ आ गया, ये समझ, यूई का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। ठीक है ना? यस इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज कहां पे बनेगी इसका तो आप हमें पता नहीं ना कि इमेज कहां पे बनेगी। नो इमेज तो कहीं भी बन सकती है, यस सर। तो उसके लिए हम लोगों ने केस बनाए थे। देखो पहला केस क्या बना, जनरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दिस, ये तो क्लियर हो गया, इसमें लेंथ इतना आएगा, ये क्लियर था? यस सर। केस 1 ये नहीं समझ आया? यस सर। फाइनल इमेज का हमें डी क्यू आता फॉर्मूले के अंदर सर। नहीं ये समझ आ गया। ये फॉर्मूले के अंदर एम के फॉर्मूले डी क्यू आया था। डी क्यों आया? यस सर। वो तो यहां से आ रहा था डी, वहां पे क्यों आया सर, वो समझ नहीं आया। तुमने कहा था समझ आ गया यार, देखो यहां से आ रहा था, नहीं आया सर। ये भी नहीं आया समझ में। अल्फा कहां से आता है? अल्फा और जो एंगल से टेंड करता है ऑब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ तो फिर डी आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो ये रहेगा, ओके सर। दिख रहा है ना? यस सर। तुमने पता, तुमने मेरे को लग रहा है 100% तुमने गलती करी, तुमने बुक देख ली है। क्वेश्चंस कर रहे थे वहां से, तो तुम फिर बुक के सोल्यूशन के हिसाब से मत करो ना यार। मैं तुम्हें पहले बोल रखा था बुक से थ्योरी मत पढ़ना, गलती से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उलझ जाओगे, उन्होंने डायग्राम बना रखे हैं अजीब से, तो तुम वहां पे फंस जाओगे। अभी क्लियर हो गया डी कहां से आया? डी यहां से आया था।
ओके सर। और कोई डाउट है? नो सर, नथिंग। पक्का? चलो Yes, sir. ठीक है बच्चों, सर हैव फन। सर 10th नवंबर वाला लेक्चर भेज दो। कौन सा बच्चा?